नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल डीएमजी पर। करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां से ज़रूर जाकर एक बार देख लेंगे। जून अब तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो तीनों के कंपैरिजन में आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 2 मार्क श्योर, 2 मार्क श्योर। इसका मतलब है कि आज का सेशन सच में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें जो भी सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सब चुनिंदा हैं, और चाहे आप बीपीएससी, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी किसी का भी तैयारी कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट रहने वाला आज का सेशन। आप अंत तक ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि सच में ये इम्पॉर्टेंट था। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? तो हाल ही में आपको पता होगा, इस फिगर को आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो वो कब था? 14 जून 2021। हाल ही में ये 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है। बात करें अगर हम लोग थीम का, तो थीम जो है आपको पता है, गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग, इसका ये थीम रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि थीम को लेकर के भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्टिकुलर डे का जो सेलिब्रेट किया गया वो उसका थीम क्या था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो ब्लड डोनर डे का जो थीम है 2021 का, वो क्या है? गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ब्लड से रिलेटेड कुछ और भी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो आपको पता होगा कि ब्लड बोलते ही बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर बात करें हम लोग इसके डिस्कवर का, तो जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी है वो किसने किया है? तो वो किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने। याद होगा आपको, कार्ल लैंडस्टीनर। ये वही कार्ल लैंडस्टीनर है जिनको 1930 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, इनका जो ये डिस्कवरी का ब्लड ग्रुप में इनका काफ़ी योगदान है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1930 ईस्वी में। ये क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें हम लोग यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर का, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर क्या है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है? वो निगेटिव, याद रखेंगे। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो AB पॉजिटिव। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, खासतौर से पीएच वैल्यू। ठीक है, और यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अगर आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिलता है किसी भी भारतीय खिलाड़ी को खास तौर से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो हॉट क्वेश्चन होता है। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीनू मांकर। हाल ही में बीनू मांकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया है। इसमें 10 खिलाड़ी हैं कुल। इसमें ये भारतीय खिलाड़ी हैं बीनू मांकर। आपको पता होना चाहिए कि बीनू मांकर जो है, और आशा करता हूँ आपको पता होगा कि बीनू मांकर बहुत पहले के खिलाड़ी हैं, और ये ऑलराउंडर थे, इंडियन टीम के ऑलराउंडर थे। ये स्पिन गेंदबाजी करते थे और बैटिंग भी करते थे ये। ठीक है, तो काफ़ी इनका योगदान है इम्पोर्टेंट इंडियन क्रिकेट टीम में अगर बात करें तो। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे खिलाड़ी को जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड है वो मिला हुआ है, जिस क्रम में राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले। ठीक है, ये सारे, और एक खिलाड़ी हैं सुनील बिशन सिंह बेदी। ठीक है, कौन है? बिशन सिंह बेदी एक खिलाड़ी थे। ठीक है, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले,
ठीक है। वहीं बात करें तो कपिल देव भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इतने सारे खिलाड़ियों को इससे पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड जो है मिला हुआ है। अगर बात करें इसमें सौरव गांगुली, अजय जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू को तो इस लिस्ट में शामिल अभी तक ये अवार्ड नहीं मिला है। तो क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी आपको घुमा के लपेट के पूछ सकता है कि सौरव गांगुली को हॉल ऑफ फेम मिला है या नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सो 4 खिलाड़ी, अब तक के भारत के 4 क्रिकेटर को, ठीक है, मैं क्रिकेटर का बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्रिकेटर में 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, जिनमें सबसे पहला स्थान किनका है, सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। उसके बाद किनको मिला है, धोनी को, ठीक है। उसके बाद किनको मिला है, कोहली को। उसके बाद लास्ट में आपको पता होगा रोहित शर्मा को भी मिला है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा भी शामिल हैं। तो 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप देखें तो राहुल द्रविड़ शामिल नहीं है। वहीं सौरव गांगुली का बात करें तो वो भी शामिल नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ शामिल नहीं है। राहुल द्रविड़ एक ऐसा फैक्टर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तो हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में राहुल द्रविड़ अवेलेबल हैं, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में नहीं है। इसीलिए पूछा जा सकता है कि राहुल द्रविड़ इनमें से किस श्रेणी में हैं या नहीं, या इनको मिला है या नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। वहीं बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर बात करें बिहार में, तो आपने नाम सुना होगा, बिहार में एक योजना हाल ही में चर्चा में रहा था, वो क्या था, प्यार का पौधा, ठीक है। ये बिहार में हाल ही में चर्चा में रहा है। वहीं बात करें हम लोग अगर राजस्थान का, तो राजस्थान का घर घर औषधि योजना तो है ही, इसके अलावा भी इसमें आपने हाल ही में सुना होगा किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना। वहीं बात करें हम लोग चिरंजीवी योजना, ठीक है, चिरंजीवी योजना, ये भी राजस्थान की हाल ही में चलाए गए योजना है, ध्यान में रखेंगे। और हरियाणा का एक योजना हाल ही में शुरू हुआ है, वो क्या है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा का। वहीं बात करें अगर हम लोग उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का एक है वात्सल्य योजना, ठीक है। वात्सल्य योजना कहाँ की है, उत्तराखंड की हाल ही में शुरू किया गया था। और वात्सल्य योजना आपको पता होगा कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये योजना शुरू किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये सारी योजनाएं। अगर हम लोग बात करें राजस्थान का, चूँकि राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि राजस्थान का अगर बात करें हम लोग कैपिटल का, तो राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर। सबको पता होगा जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वहीं बात करें अगर हम लोग जयपुर को, तो आपको याद होगा कि जयपुर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी के अलावा इनको हम लोग भारत का, इंडिया का पेरिस भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, इंडिया का पेरिस भी राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें हम लोग कुछ राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कौन है, अशोक गहलोत। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्यपाल का, गवर्नर, तो कौन है, कालराज मिश्र। कालराज मिश्र कई बार पूछा जाता है राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो कालराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कालराज मिश्र। जयपुर राजधानी है राजस्थान की, और जयपुर को ही पिंक सिटी, गुलाबी नगर भी कहते हैं हम लोग। भारत का पेरिस भी जयपुर को कहते हैं, ठीक है। और हाल ही में राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू किया है, ठीक है। काफ़ी है, इतना कुछ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है या बने हैं। इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे। क्या कह रहा है इसमें, 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू, हिब्रायू, नफ्ताली बेन्नेट, यारी लैपिड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है, नफ्ताली बेन्नेट। हाल ही में नफ्ताली बेन्नेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, अब हम अगर बात कर ले हम लोग इसमें राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति भी बने हैं हाल ही में। तो इनका नाम जो है वो क्या है, इसहाक हरजाग राष्ट्रपति बने हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हाल ही में किसी का भी नियुक्ति होता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो प्रधानमंत्री इजराइल के कौन बने हैं, नफ्ताली बेन्नेट, और राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसहाक हरजाग। ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करें इजराइल से, तो आपको पता होगा इजराइल एक ऐसा देश है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा इजराइल वर्सेस हमास के बीच में जो है सो युद्ध हुआ है। हाल ही में ये युद्ध चल रहा था इजराइल और हमास के बीच, किस चीज़ को लेकर के, तो इजराइल की जो राजधानी है, ठीक है, जेरूसलम, यहाँ एक मस्जिद है, यहाँ एक मस्जिद है। कौन सी मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद। एक यहाँ पे हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, अल अक्सा मस्जिद है। इजराइल के जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसमें एक उसी में चर्चा में रहा था, कौन, अल अक्सा मस्जिद। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, नफ्ताली बेन्नेट को। राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसहाक हरजाग को। इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, उसी में अगर बात करें हम लोग राजधानी का, तो राजधानी इजराइल का क्या हो गया, जेरूसलम। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 47 में जी सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस फोटो को अगर आप देखें तो इस फोटो में ये कौन है, और इनको तो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटो है ये है बोरिस जॉनसन का। ये कौन है, बोरिस जॉनसन। और ये बोरिस जॉनसन कौन है, तो इंग्लैंड के जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। कौन है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में 47th जी सम्मेलन, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये कौन सा सम्मेलन था, तो 47th, ये भी याद रखेंगे। इसमें अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता इसने की इंग्लैंड ने। ठीक है, तो इंग्लैंड ने ही जो बोरिस जॉनसन है वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट किए थे इस सम्मेलन में, और वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिनमें, और मोदी की तरफ से भी कुछ संदेश रहा था देश के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो कौन सा सम्मेलन था, तो 47 सम्मेलन था। ठीक है, किसने अध्यक्षता की, तो इंग्लैंड ने। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बात करें तो अब G7, इससे पहले G8 हुआ करता था। G7 से पहले G8 हुआ करता था। ठीक है, इससे एक कंट्री था रूस, ठीक है, रसिया, ये बाहर हो गया। ठीक है, किसी कारण ये रसिया बाहर हो गया, तो इसीलिए उसके बाद ये क्या बन गया, G7। अब ये G7 है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, क्या G7 का भारत क्या G7 का हिस्सा है, तो नहीं, भारत G7 में नहीं आता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग G7 कंट्री के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो G7 है, ठीक है, G7 में अगर पूछा जाए कौन सा कंट्री है, तो पहला चीज़ तो इंडिया जो है इस सीरीज में नहीं है, इंडिया G7 में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, वो है GF जा आइस ला, GF जा आइस ला। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जी से क्या हो गया, जर्मनी।
जी से क्या हो गया जर्मनी, एफ से क्या हो गया फ्रांस, ए से क्या हो गया अमेरिका, ठीक है। जी एफ जा, जे है ना, तो जे से यहाँ क्या हो जाएगा जापान, जा, ए से क्या हो गया अमेरिका, आई से क्या हो गया इटली, ठीक है। वहीं बात करें सी से, तो सी से हो जाता है कनाडा, ठीक है, और ई से हो गया इंग्लैंड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। एक तो G7 में कौन सी कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा सम्मेलन था, तो 47वां सम्मेलन था। किसने अध्यक्षता की, इंग्लैंड ने। G7 में कौन सब हैं, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। भारत इसमें शामिल नहीं है। बात करें हम लोग इंग्लैंड के, ये वाला कौन है, तो इंग्लैंड के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है ये, बोरिस जॉनसन, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आतंकी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, आतंकी संगठन बोको हराम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आतंकी संगठन बोको हराम क्या है, आतंकी संगठन है। किस देश से संबंधित है, तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, नाइजीरिया से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। तो बोको हराम किससे संबंधित है, नाइजीरिया से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि बोको हराम क्यों चर्चा में रहा था। ये चर्चा में इसीलिए रहा था कि बोको हराम के जो हेड हैं, ठीक है, बोको हराम के एक हेड थे जिनका नाम है अबू बकर, ठीक है। अब ये नहीं रहे अबू बकर, इन्होंने ही क्या किया, सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कैसे, तो बॉम्ब लगाकर अपने आप को उड़ा लिया। इस वजह से ये संगठन जो है सो काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बोको हराम के अगर पूछ दिया जाए हेड कौन थे, तो अबू बकर जो सुसाइड कर लिए, इस वजह से ये वाला चीज़ जो है सो काफ़ी चर्चा में रहा है। वो किस देश के थे, तो नाइजीरिया के थे। ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नाइजीरिया का, ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में याद अगर आपको होगा तो मैंने बताया हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कहाँ की थी, नाइजीरिया की ही थी। और नाम क्या था उसका, नागोजी, मैंने बताया था। आप सिर्फ इबोला, ठीक है, इबोला अगर आप याद रखते हैं तो याद रख सकते हैं। अगर पूरा बात करें तो पूरा नाम क्या था उनका, नागोजी ओंकोजी, नागोजी ओंकोजी इबेला, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम था इनका, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी और वो किससे संबंधित थी, नाइजीरिया से संबंधित थी, ठीक है, नाइजीरिया से संबंधित है इनफैक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी किस राज्य में बना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी, ये ध्यान में रखें। कौन सा ऐसा सिटी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मतलब जो भी गाड़ियां हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक से या समझ लें बैटरी से रन होगा, ठीक है। तो इसमें एक शहर है, कहाँ का, तो गुजरात का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात का शहर है एक केवड़िया। ये क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करूँगा इसमें ये क्या प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू आ गया था। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी किस राज्य में बना है, तो वो गुजरात में बना है, ठीक है। गुजरात का एक शहर है केवड़िया, गुजरात का एक शहर है केवड़िया, ठीक है। यहाँ इस सिटी को ही इलेक्ट्रिकल व्हील सिटी बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 100% आशा 100% जो है, जो भी कार है या जो भी गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक कार होंगी, ठीक है। तो केवड़िया एक ऐसा शहर है गुजरात के जो काफ़ी यही एक क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केवड़िया में ही, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का तो हो गया गुजरात केवड़िया, ठीक है। यही एक शहर है गुजरात का जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी शहर में है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी शहर में है। आज हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा था कि 2 नंबर दिलाएगा, तो यही एक क्वेश्चन है जहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ अगर हम लोग बात करें यूनिटी का, तो सबसे पहला चीज़ तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सो वो किनका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति है, प्रतिमा है, ठीक है, जो कितनी लंबी है, 182 मीटर लंबी है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग तो सरदार, ये जो प्रतिमा है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। और सरदार पटेल को ही हम लोग लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी अभी मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में या जीके में भी आप डाल सकते हैं, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब तक मैंने क्या डिस्कस किया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, वो कितनी लंबी है, तो 182 मीटर लंबी है, किनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ये भी मैंने कहा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग वहीं किस कंपनी ने इसको बनाया था, तो इस कंपनी को बनाया L&T ने, लॉर्सन एंड टोब्रो एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है। और साथ में, ठीक है, इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी जो है सो L&T ने ही बनाया है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये भी कहाँ पर है, गुजरात में, अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी किसको कौन बना है, वो तो गुजरात का केवड़िया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो इसमें अनुमानित लागत जो है, जो काफ़ी पॉलिटिकल इशू भी रहा था इस चीज़ को लेकर के, अनुमानित लागत जो रहा है वो कितना रहा है, 3000 करोड़, ठीक है, 3000 करोड़ इस मूर्ति को बनाने में ऐसा अनुमानित लागत कहा जा रहा है, ठीक है, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके ओपनिंग का, ठीक है, तो जो ओपनिंग है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ठीक है, वो कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है कब क्या, लेकिन ये चीज़ कहा जा सकता है कि ये किन के द्वारा किया गया था, तो किन के द्वारा किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2018 को। और ये 31 अक्टूबर अगर आपको याद हो तो 31 अक्टूबर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, ठीक है। तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, उसी उपलक्ष्य में इस जो पटेल का मूर्ति है उसका अनावरण किया गया था, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो मैंने बताया क्या कि फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कहाँ बन रहा है, तो गुजरात, ठीक है, कौन सा शहर है, तो केवड़िया, केवड़िया में ही कौन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने बताया किन का है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। कितना मीटर लंबा है, तो 182 मीटर लंबा है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है। कौन सी कंपनी बनाई है, तो L&T बनाई है। वहीं अगर बात करें कितनी लागत आई थी इसकी, तो 300 करोड़, जो पॉलिटिकल इशू भी रहा था। इसका ओपनिंग डेट कब रहा, तो 31 अक्टूबर 2018 को। किनके बर्थ एनिवर्सरी था, तो सरदार पटेल का बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। कौन इनका अनावरण किए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखने थे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 11 दिसंबर 2020 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा था कि आज का सेशन कुछ न कुछ मार्क्स जो है सो आपको किसी न किसी एग्जाम में दिला के ही रहेगा। तो कह रहा है कि 11 दिसंबर 2020 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है, तो ये मिला है जो बाइडेन और कमला हैरिस को।
ठीक है, ए एवं बी दोनों। अगर बात करें ऑप्शन का तो लास्ट ऑप्शन सही है। किनको मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020? तो जो बाइडन और कमला हैरिस को। बात कर ली अगर इस फिगर को देख रहे तो यही है हमारे जो बाइडन साहब, और ये कौन है? कमला हैरिस। ठीक है, ये भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, भारतीय मूल की महिला है कौन? कमला हैरिस। ठीक है, अब दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो बाइडन कौन है? तो जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कितने नंबर के? तो 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग कमला हैरिस के, तो ये 49 नंबर के, ठीक है, 49 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये बात। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये जो बाइडन जो है सो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस बनी है, ये ध्यान में रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन कितने नंबर के हैं? 46 नंबर के, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तो 49 नंबर के। तो इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अमेरिका का, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की जो अगर बात करें हम लोग कैपिटल की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका की राष्ट्रपति, पता होता है हालांकि ये सब चीज़ें बेसिक सी बातें हैं। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन के दौरान कुछ गलतियाँ कर दी थी, जिसको आज मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। कि इससे पहले मैंने बताया था कि ₹1, ठीक है, $73 के बराबर होता है। एक्चुअली गलती से हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था कि $1 जो है वो कितने रुपये के बराबर है? 73 रुपीज़ के बराबर होता है। ठीक है, और ये डॉलर जो है अमेरिका का करेंसी है, याद रखेंगे। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम लोग अमेरिका के संसद का, ठीक है, तो अमेरिका के संसद का क्या नाम है? अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका का संसद कौन है? कांग्रेस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का एक गांव 100% वयस्क वैक्सीनेशन के लिए चर्चा में रहा? हाल ही में ये चर्चा में रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वो गांव है जो 100% वयस्क वैक्सीनेशन, मतलब वहाँ पर सारे नागरिक को जो 18+ हैं, खासतौर क्या कहा जा रहा है? वयस्क वैक्सीनेशन। ठीक है, तो उनको मिल चुका है 100%। तो वो है जम्मू कश्मीर की एक गांव है। ठीक है, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं? बयान गांव। ठीक है, बयान गांव है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और वहाँ के सारे नवयुवक 18+ जो भी हैं, ठीक है, उनको 100% वैक्सीनेशन वहाँ पर पूरा हो चुका है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बयान गांव। अगर बात करें हम लोग ज़िला का, तो ये ज़िला कौन सा है? बांदीपुरा ज़िला। ठीक है, बांदीपुर ज़िला का ही गांव है बयान गांव। कहाँ पर है ये? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जहाँ पे 18+ को 100% वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। इसी क्रम में बहुत सारे राज्य हैं जो कोशिश कर रहे हैं सबको मिल जाए। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर का, तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल की, तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं। ठीक है, एक होता है शीतकालीन, ठीक है, एक होता है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, अगर बात करें हम लोग शीतकालीन का, तो शीतकालीन का जो राजधानी है वो क्या होता है? जम्मू। वहीं बात करें अगर हम लोग ग्रीष्मकालीन का, तो ग्रीष्मकालीन का क्या होता है? श्रीनगर। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, तो जम्मू और श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर,
ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में ही आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे मीठे पानी का, भारत का सबसे मीठे पानी का जो झील है, सबसे मीठे पानी का झील, सबसे मीठे पानी का झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। कौन सा? उलर झील। आपने पढ़ा होगा स्टैटिक जीके में, उलर झील जो है झारखंड में है और मीठे पानी का झील है ये, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, एक बुक आती है। कौन सी? एक बुक आती है, आपको पता होना चाहिए, राज तरंगिनी। कौन? राज तरंगिनी एक बुक आती है। इनका राइटर कौन है? तो कल्हन, ठीक है। इनका एक राइटर है कल्हन, ठीक है। कल्हन है राज तरंगिनी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसका हिस्ट्री आपको पता है। कनिष्क एक कुषाण वंश के एक इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क भी संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से ही, यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या क्वेश्चन है? बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कहा था कि राज्यसभा में, विधानसभा की कितनी सीट है, आज आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, और आपकी तरफ से एक छोटा सा सहयोग, एक छोटा सा लाइक बटन या शेयर या सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज का, लास्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। आज के सेशन में काफ़ी क्वेश्चंस ने हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। ख़त्म करते हैं आज का सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।